हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। आज की हमारी क्लास किसके ऊपर होगी? इम्पल्स के ऊपर होगी। प्यारे बच्चों, किसके ऊपर? इम्पल्स के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी और यही आपकी नींव रखेगी न्यूटन थर्ड लॉ की। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है और थर्ड लॉ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अंदर। क्योंकि आप देखोगे जहाँ भी आपका फ्री बॉडी डायग्राम होगा और भी कुछ जैसे जैसे आपकी जो स्प्रिंग होगी, न्यूटन थर्ड लॉ वेरी वेरी इफेक्टिव रहेगा वहां पर, ठीक है। और न्यूटन सेकंड लॉ बहुत ही सिग्निफिकेंट लॉ थे। और आज बात करेंगे भाई इम्पल्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इम्पल्स के बारे में। सबसे पहले इम्पल्स के बारे में देखते हैं कि भाई होता क्या चीज है। अगर मैं इसको जनरली बताना चाहूँ आपको आपको मैं जनरली बताना चाहूँ कि भाई इम्पल्स होता क्या है, तो आप कहिएगा कि भाई हम किसी को धक्का देते हैं। हम किसी को धक्का देते हैं, लेकिन वो धक्का इतने स्मॉल टाइम में हो, या किसी को थप्पड़ मारा जाता है, या मतलब कोलिजन होता है, दो चीजों का टकराव होता है, ठीक है, या फिर आप एक कैच लेते हैं मतलब क्रिकेट खेलते वक्त, ये सारी चीजें क्या होगी? इम्पल्स होती है। क्या होती है? इम्पल्स। तो आप यहाँ पर एक छोटी सी बात बोल सकते हो कि सडन चेंज इन मोमेंटम। आपने बोला कि सडन चेंज इन मोमेंटम, अच्छा। या फिर आप सडन चेंज इन मोमेंटम की जगह आप क्या बोल सकते हो? ये फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है भाई? फोर्स ऑफ टाइम का प्रोडक्ट है। चेंज इन मोमेंटम, फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। देखो इसको पढ़ो अच्छे से भाई। इम्पल्स का क्या मतलब? देखो प्रोडक्ट, अगर यहाँ पर इसने बोला है कि भाई इम्पल्स है, ये किसके इक्वल है? आप कहोगे फोर्स इनटू टाइम के इक्वल है। फोर्स इनटू टाइम के इक्वल है। और मैं क्या कहूंगा? इम्पल्स आपके सामने मैं कहूंगा कि जो इम्पल्स है ना, वो किसके बराबर है? P2 माइनस P1। देखो सेकंड लॉ में क्या होता था? सेकंड लॉ में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता था, लेकिन यहाँ पर केवल क्या है? चेंज इन मोमेंटम, फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, तो यहाँ पर क्या बोलोगे आप? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम दैट प्रोड्यूस फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, कैसे मोमेंटम प्रोड्यूस करेगा आपको ही बता कि भाई, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? आप कहोगे डेल्टा पी। देखो यहाँ पर कोलिजन बिटवीन टू बिलियर्ड्स बॉल, या फिर आपने नेल को ड्राइव किया किसके अंदर? हैमर के साथ। वहां पर भी देखो मतलब इतने स्मॉल टाइम में फोर्स ने काम किया है, इतने स्मॉल टाइम के अंदर फोर्स ने काम किया है। अब सीधी सी बात है, उसको आप इम्पल्स बोलोगे। क्या बोलोगे? इम्पल्स। अच्छा, कुछ बातें मैं करता हूँ कि भाई जैसे यहाँ पर अगर आप बात करें, जैसे मैं कहूंगा कि भाई जो चेंज इन मोमेंटम, या आप क्या बोलोगे? डेल्टा पी इज इक्वल टू इम्पल्स। ऐसे भी बोल सकते हो भाई, डेल्टा पी इज इक्वल टू इम्पल्स। ठीक है, ये हो गया भाई। या फिर आपने कहा कि भाई जो P2 माइनस P1 क्या हो गया भाई? इम्पल्स हो गया। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं आप इसको एक्सप्रेस करने के। या फिर आप क्या कहोगे? FDT भी आपका क्या है? इम्पल्स है। ये इतनी चीजें हैं। देखो ये FDT कैसे है आप कहोगे? देखो हमारा सेकंड लगा था, सेकंड लगा था P2 माइनस P1 बाई डेल्टा टी, वही तो था ना। तो यहाँ देखो जो P2 माइनस P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये था आपका। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो P2 माइनस P1 है, किसके बराबर है? FDT के बराबर है। तो यहाँ से भी आपका फोर्स निकल के आ जाता है। तो फोर्स को टाइम दे रखा हो तभी आप इम्पल्स निकाल सकते हो। वेलोसिटी दे रखी हो, मास दे रखी हो, मतलब आपका चेंज इन मोमेंटम दे रखा हो, तब भी आप निकाल सकते हो। ये आपके लिए फंडा था भाई। तो इम्पल्स समझना, फोर्स और टाइम की जो आपका जो होगा उसको आप क्या बोलोगे? इम्पल्स। मैंने बताया कि आप जब कैच लेते हो तब आप हैमर से नेल को मतलब अंदर करते हो, या किसी को आप धक्का देते हो, मतलब एक इतना टाइम में आप एक्टिविटी अपनी चेंज कर जाते हो, मोमेंटम आपका स्मॉल टाइम में चेंज कर जाते हो, वही आपका क्या है? इम्पल्स रहेगा। दूसरी बात, जैसे आप क्या करते हो, जैसे ये हैमर वाला केस था आपके सामने, क्या था? हैमर वाला। आपने क्या किया? यहाँ पर एक ब्लॉक था, ठीक है, और इस ब्लॉक को आपने क्या कर दिया? इस हैमर के साथ फोर्स लगाया इस पे आपने इसको पुल किया। अब आप बताओ ब्लॉक का जो मास है ना, वो m है, यानी और उसकी 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से पहले से चल रहा था। 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से पहले चल रहा था, लेकिन जैसे ही आपने इसको हैमर से किया तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई हुई। और इसकी वेलोसिटी जैसे ही चेंज, मैं कहूँगा इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, मास तो सेम रहेगा, मास तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब यहां से देखो, अगर 2 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड अगर इसकी वेलोसिटी हो जाती है, तो मैं क्या कहूंगा? चलो मास भी ले लेते, कुछ 5 किलो लेते, जो मास हो गया वो 5 kg है। अब बताओ इम्पल्स क्या होगा? तो आप क्या कहोगे? यहाँ का मोमेंटम, देखो यहाँ का मोमेंटम 5 kg था ये आपका। यहाँ अगर बात करोगे तो mv हो जाएगा 10, और यहाँ अगर बात करोगे mv कितना हो जाएगा?
25, तो जो चेंज इन मोमेंटम इतना आ जाएगा 25 माइनस 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो इम्पल्स आपका होगा वो 15 होगा भाई। क्या होगा, इम्पल्स 15 यूनिट होगा। ये आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। तो आपको बोल दिया जाएगा कि भाई किसी हैमर से आपने पुट किया और ये जो मास था ये 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हो गया। टाइम तो कुछ लगना ही ना, आप हैमर से आपने चोट लगाई तो उसमें तो आपकी चेंज इन मोमेंटम होगा, टाइम इतना स्मॉल होगा। जब हम फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं ना, टाइम जो dt होता है 0.001, आप ऐसे मान सकते हो, ठीक है, 0.001। इन द केस ऑफ मोमेंटम आप ऐसे सोल्व करोगे अगर आपके पास दो केसेस ऐसे दिए हुए हो। तो इस पॉइंट का भी ध्यान रखना अच्छे से, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपने हैमर से पुट किया और हैमर से पुट करने के बाद आपने देखा कि केवल यहाँ पर मोमेंटम चेंज होता है और मोमेंटम का चेंज ही मेरा क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। तो ये प्यारे बच्चों, ये आपको मुझे लगता है कि बिल्कुल कन्फर्मली समझ में आया होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये तो हो गया भाई, ठीक है। अब बात करेंगे भाई, जैसे आपने कहा यूनिट ऑफ इम्पल्स क्या होती है। देखो अगर मैं बात करूं फोर्स, यहाँ पर आप देखोगे तो सीजीएस यूनिट और ऐसा यूनिट दोनों में डिफरेंस है। तो सीजीएस यूनिट की बात करें तो आपका फोर्स हम डाइन में लेते थे, टाइम सेकंड में लेते हैं। तो यहाँ देखो फोर्स की डाइन और सेकंड, डाइन सेकंड आपकी क्या हो जाएगी, सीजीएस यूनिट हो जाएगी। अगर मैं उसकी बात करूँ तो न्यूटन पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला ये आपके लिए बहुत ही आसान सा हो जाता है कि देखो यहाँ पर फोर्स में क्या होता है भाई, यहाँ देखोगे आप फोर्स में मास m हो गया, लेंथ होगी, और टाइम क्या हो गया, मीटर पर सेकंड है, तो यानी मीटर सेकंड है, तो यहाँ पर देखो टाइम ये t इनवर्स हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखोगे तो इम्पल्स क्या है, कि वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन फोर्स के बराबर है। जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, जैसे मैंने अभी जो ब्लॉक बनाया था आपका, जिस डायरेक्शन में अभी मैंने ब्लॉक बनाया था, अब यहाँ देखोगे ना आप, ये देखो अब जो ये हैमर इस ब्लॉक के ऊपर किया था, तो यहाँ पर देखो ये 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इस साइड को जा रहा था भैया, ठीक है, इस वेलोसिटी से जा रहा था। तो इसकी मूवमेंट भी हैमर की यहाँ से यही हुई ना, तो ये जो डायरेक्शन होगी ये इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, क्योंकि आपने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया। तो समझ लेना डायरेक्शन किधर होगी, जिधर उसका आपने फोर्स लगाया, जिधर आपने फोर्स लगाया है डायरेक्शन भी आपकी उसी साइड होने वाली है, ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। दूसरी बात, अब आगे देखते हैं भाई, जो वेक्टर क्वांटिटी होगा, सबसे मेन फंडा क्या है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे मेन फंडा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। कुछ बातें इसमें और भी लिखी हुई हैं, उनको ध्यान से देखते हैं। क्या ध्यान से देखते हैं भाई, आप बताओ। यहाँ देखो इम्पल्स और मोमेंटम का क्या रिलेशनशिप है, इम्पल्स और मोमेंटम का क्या रिलेशनशिप है। न्यूटन सेकंड लॉ मैंने अभी लिख के दिखाया भी था आपको, dp बाई dt। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, dp बाई dt। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, ये भी देखो। अगर मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर वैसे लिख देता हूँ भाई, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है भाई, dp बाई dt, और dp किसके बराबर है, तो आप कहोगे f dt। अब ये जो वैल्यू है ना, f की और dt की मिलाकर के एक p वैल्यू दे रही है। तो अगर आप ग्राफ देखोगे, f और t का आप ग्राफ बनाओगे ना, f और t का ग्राफ बनाओगे तो ये dp देगा, क्या देगा, dp। तो आप समझ लेना एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट है, ये क्या है, इंटीग्रल पार्ट है। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, आप कहोगे मैं p1 से p2 में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर टाइम का भी आप क्या करोगे, क्योंकि फोर्स तो आपने लगा दिया, अब टाइम क्या हुआ, t1 से t2 में चेंज कर रहा हूँ, dt हो जाएगा। तो इसका मतलब आपने कहा कि मैं चेंज कर रहा हूँ मोमेंटम को स्मॉल टाइम के अंदर। तो जो आपका एरिया अंडर द कर्व है ना, जो फोर्स एक्टिंग पार्टिकल में भी वेरी विद टाइम, तो आपका जो इम्पल्स भी वेरी करेगा। देखो यहाँ पर फोर्स ज्यादा होगा कम टाइम के साथ, फिर फोर्स कम होगा क्योंकि दूर चली जाएगी, टाइम बढ़ता जाएगा। ये आपको देखना, हैमर से आपने तो फोर्स लगाई थी तो स्टार्टिंग में ज्यादा था, फिर कम होता गया। तो मैं कहूंगा कि जो आपका जो T2 माइनस T1 यहाँ हो गया, तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर कर्व ऑफ F एंड T, जो आपने F और T का जो वो बनाया है ना डायग्राम। अब देखो ये जो कर्व है ना आपका, ये जो कर्व है, ये आपका क्या देगा, FDT वाला, ये आपका इम्पल्स देगा। क्या देगा, ये इम्पल्स देगा। बस इतना सा ध्यान में रखें कि इम्पल्स क्या देगा, इम्पल्स यही देगा कि आपके सामने अगर F और T का जो कर्व होगा नहीं, वो भी आपके सामने इम्पल्स होगा। तो कितनी बातें ध्यान में रखनी है, अगर चेंज इन मोमेंटम हो तब भी इम्पल्स देगा, FDT का कर्व भी क्या देगा, इम्पल्स देगा, F इंटू T की मल्टीप्लीकेशन भी क्या देगी, इम्पल्स देगी। ये सारी चीजें एक ही है,
ये सारी चीजें एक ही, बस ध्यान रखना सडन चेंज है ये। चेंज कैसा है, ये सडन चेंज है, धक्का दे दिया आपने एकदम से चेंज हो गया, ठीक है। और थप्पड़ मारा आपने, अब थप्पड़ का प्रोसेस ये तो नहीं भाई थप्पड़ लगा फिर आपकी 2-3 मिनट लगी फिर थप्पड़ वापस चला गया, ऐसा नहीं होता। मतलब आपने देखो इतना टाइम लगाया कि टाइम आप मेजर भी नहीं कर सकते, तो वहां पर आप चेंज इन मोमेंटम का कंसेप्ट यूज करोगे। किसका यूज करोगे भाई, चेंज इन मोमेंटम का कंसेप्ट आप यूज करोगे। तो इंपल्स ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा। अब आपको पता है कि जो फोर्स इज कांस्टेंट देन इंपल्स क्या हो जाएगा। देखो फोर्स कांस्टेंट है ना, तो आपको क्या पता है भाई जो F/2 हो जाएगा, क्योंकि T का इंटीग्रेशन हो जाएगा। F क्या है, कांस्टेंट है। आपने एक बार फोर्स लगा दिया, फोर्स तो चेंज थोड़ी होगा, फोर्स तो आपने जितना लगाया ना उतना चेंज होगा। तो ये डेरिवेशन देखो मैंने जो अभी बताई आपकी भाई F/d/dt F/dt P2 से P1 में उसमें चेंज हो जाएगा mv-u, तो यहाँ से टाइम चेंज हो जाएगा। तो इसको आप समझना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दूसरी बात, अगर फोर्स वेरिएबल रहेगा तब देखो क्या सिस्टम रहेगा। एरिया अंडर एफ एंड टी ग्राफ गिव्स इंपल्स। देखो एफ भी चेंज हो जाता है, एफ चेंज होगा तो देखो यहाँ पर भी देखो मैंने अभी तो बताया था वही तो है ना। तो अगर एफ भी चेंज होगा तो क्या होगा आपका, देखो ये फोर्स होगा, ये टाइम होगा और ये इंपल्स का ऐसे ग्राफ मिलेगा आपको। एरिया अंडर एफ एंड एफ डी टी, ठीक है। अगर फोर्स किसी बॉडी पर लग रहा है टी टाइम के लिए, F2 फोर्स फॉर T2 टाइम, देखो T1 F फोर्स लग रहा है भाई T1 टाइम के लिए, F2 फोर्स T2 टाइम के लिए, F3 फोर्स T3 टाइम के लिए, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा भाई, Ft1 Ft2 Ft3। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स रहने वाली है। देखो कैसे, आपने बोला कि जो मैं कहूंगा कि मैंने फोर्स लगाया, पहले T1 टाइम पे फोर्स लगाया, जैसे मैंने हैमर को 3 बार, एक बार लगाया हैमर, फिर दूसरी बार फिर स्ट्रोक किया, फिर तीसरी बार फिर स्ट्रोक किया, तो मुझे 3 टाइम लगे, 3 बार मैंने फोर्स लगाया, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। जैसे मैंने एक बार उसको ब्लॉक को हिट किया, थोड़ी देर बाद फिर हिट किया, थोड़ी देर बाद फिर हिट किया, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो चेंज हुआ है ना आपका मोमेंटम के अंदर वो कितना हुआ है, ये आपका कौन बताएगा, इंपल्स ही बताएगा, ठीक है भाई। सीधी सी बात है, देखो यहाँ पर आपके सामने जो होगा भाई एप्लीकेशन क्या होगा, आपको अभी पता चल गया कि जो एफ है ना आपका एफ, जो इंपल्स रहेगा वो क्या रहेगा, एवरेज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम फॉर विच एक्ट। हाँ ये बात आप ध्यान में रखें कि भाई जैसे आपने कहा फोर्स था आपका, या इंपल्स बोल सकते हो आप, इंपल्स कहोगे तो देखो जी सीधी सी बात है, इंपल्स का मतलब हो गया F इंटू टी, ये रहेगा आपका, ठीक है। इंपल्स से आपका क्या रहेगा, F इंटू टी। ये बोला कि भाई टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, जितना स्मॉल टाइम रहेगा। देखो यहां से इस पॉइंट को समझना भाई, अब सर सोचेंगे सर ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझो ऐसे इसको, जो ये F यहां देखो भाई, एक बार मैं लिख देता हूं इसको, इंपल्स है जो आपका F इंटू टी है, ठीक है। आपका जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि भाई ज्यादा से ज्यादा फोर्स लेना। अब ज्यादा से ज्यादा फोर्स लेने का मतलब आपको टाइम को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये मामला है भाई, और इसका मतलब ये होगा अगर आप फोर्स ज्यादा है, अगर एवरेज फोर्स आपका ज्यादा रहेगा तो टाइम आपका इनवर्सली एक्ट करेगा, और उस टाइम के लिए बोला कि प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच फोर्स एक्ट। जिस टाइम पर आपका फोर्स लग रहा है ना उस टाइम पर टाइम बहुत ही कम लगे ना तो इंपल्स काम करेगा अच्छे से। तो ध्यान रखना इस पॉइंट को, उस टाइम के लिए, अदरवाइज आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैं समझूंगा, लेकिन जब आपका ये फोर्स एक्ट कर रहा है, जब आपकी फोर्स की वैल्यू ज्यादा है तो उस टाइम पे आपका टाइम वेरी वेरी स्मॉल होगा, तब जाकर के इंपल्स काम करेगा। जैसे आपने देखा यार, अगर एक पर्सन को एक कंक्रीट फ्लोर पे फेंक दिया गया, कंक्रीट फ्लोर पे सेम हाइट पे, लेकिन उसी पर्सन को अगर मैं उस पे लूज सॉइल के ऊपर फेंकूं, मिट्टी वगैरह पे फेंकूं, तो दर्द मतलब आप कहोगे किसको ज्यादा होगा। तो सीधी सी बात है, देखो यहां पर क्या होगा, फोर्स ज्यादा लगेगा उसके ऊपर, कंक्रीट के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा। अब फोर्स ज्यादा लगेगा मतलब समझ रहे हो आप भाई, आपने फोर्स ज्यादा लगाया उस टाइम में, देखो टाइम तो दोनों में सेम आएगा भाई, सेम हाइट से आप फेंक रहे हो तो टाइम तो सेम आएगा। दूसरी बात क्या रहेगी, टाइम अगर सेम आया है तो इसका मतलब जहां फोर्स ज्यादा लगेगा इसका मतलब इंपल्स वहां ज्यादा रहेगा। तो फोर्स ज्यादा लगेगा किसके ऊपर, कंक्रीट के ऊपर, और कंक्रीट के ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा तो मतलब वहां पर आपका क्या होगा, इंजरी ज्यादा होगी। दूसरी बात, जैसे आप चाइना से सामान लेके आते हो, टेलीविजन सेट वगैरह आते हैं, क्या ट्रांसपोर्टेशन के एक जगह से आप दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हो तो उनकी पैकिंग में क्या हो जाता है, मतलब कुछ फोम लगाई जाती है ताकि ये ब्रेकेबल ना हो, क्या वो ब्रेकेबल ना हो। कारण वही है, इनके ऊपर फोर्स लगेगा, उस फोर्स को बियर कौन कर सके, उस
फोर्स को बियर कर सके, कौन है आपका उस फोम बियर कर सके और उसके ऊपर टेलीविजन के ऊपर फोर्स ना है। ये एग्जांपल आपको ध्यान में रखने भाई, बहुत बहुत काम आने वाले एग्जांपल है, ध्यान में रखने इन एग्जांपल्स को ताकि आपको अच्छे से काम आते रहे, ठीक है। दूसरी बात ये तो ठीक है भाई, आपने जहाँ टेलीविजन मतलब आपने कभी सामान लेने गए होंगे आप मार्केट से, तो आपने देखा होगा फोम लगा रखे, वो यही कारण है कि आपका जो मटेरियल है वो ब्रेक ना हो भाई, ठीक है। दूसरी बात और भी देखते हैं भाई, जैसे शॉक एब्जॉर्बर है, यहाँ पर इंपल्सिव फोर्स को कम करने के लिए आपका शॉक एब्जॉर्बर लगाना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा भाई झटका वगैरह गाड़ी वगैरह में अगर लगाया जाता है, जैसे आपने सीट बेल्ट वगैरह देखा होगा कि शॉक एब्जॉर्बर लगाई जाती है व्हीकल्स में, क्या लगाए जाते हैं, शॉक एब्जॉर्बर। और आपको पता है इंपल्सिव फोर्स ज्यादा काम करेगा नहीं, तो वो सडन चेंज है और वो डैमेज ज्यादा करेगा, इंजरी ज्यादा करेगा, ठीक है। उसको रिड्यूस करने के लिए अब एक बात देखो आप, इसको सेम एग्जैक्ट एग्जांपल आप इसमें देखो, डी में देखो, इसका मतलब क्या है बता आपको। एक क्रिकेटर क्या करता है, देखो सिंपल अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा, अगर वो सीधा ऐसे लेगा कैच, ऐसे लेगा सिंपल, लेकिन वो थोड़ा आराम आराम से इसको टाइम बढ़ाएगा। अगर टाइम बढ़ा रहा है ना, वो वही बताना मैंने आपको, टाइम बढ़ा रहा, तो देखो यहाँ से वही इंपल्स का फॉर्मूला फिर कारागर हो जाएगा। कैसे, आपने कहा भाई ठीक है, जो आपका जो इंपल्स है वो एफ डी टी के बराबर है। अब आप इसको बढ़ा रहे हो, एफ इंटू टी बोल सकते हो आप, एफ इंटू टी, इसको बढ़ा रहे हो आप, तो यहां पर उस टाइम पर ये फोर्स कम हो जाएगा उस टाइम के ऊपर। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कैसे आपने कहा कोई वैल्यू है, वो आप कहोगे 100 आनी चाहिए, 10 गुणा 10 100 आनी चाहिए, ठीक है। आप क्या करोगे, फिर मैं क्या कर देता हूं, मैं एक को बढ़ाना, मुझे तो दूसरी कम करनी पड़ेगी, मुझे एट लास्ट 100 ही लेके आनी है, तो मैं दो केस लेता हूं। कैसे, मैं कहूँ अगर मैं इसको 12.5 कर दूं तो ये 8 हो जाएगी, मैं इसको 20 कर देता हूं तो ये 5 हो जाएगी। तो समझ रहे हो बात को, अगर आप एक को बढ़ा रहे ना तो दूसरी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर टाइम को बढ़ाऊंगा तो फोर्स कम होगा। टाइम बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, जो बॉल है उसको मैं क्या करूंगा, उसका जो रिएक्शन टाइम है ना, जो उसका रिएक्शन टाइम है वो ऑटोमेटिकली कम हो जा रहा है, और कम होगा तो इंपल्सिव फोर्स कम काम करेगा, मतलब उसको रिड्यूस करने में काम करेगा। तो अगर मैं बात करूंगा भाई फॉर्मूला फॉर इंपल्स, तो देन आपको बताइए फोर्स इनटू टाइम रहेगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम प्रोड्यूसेस फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम, या सडन चेंज इन मोमेंटम में बोलूंगा भाई, सडन चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगा, आप कहोगे सडन चेंज इन मोमेंटम, ये भी आपका फॉर्मूला रहेगा भाई, सडन चेंज इन मोमेंटम। तो आपका सडन चेंज इन मोमेंटम भी क्या बोल सकते हो, या इज चेंज इन मोमेंटम। देखो ये सडन चेंज तो है ही, और आपका सडन चेंज क्यों, क्योंकि टाइम बहुत ही कम लगता है। टाइम अगर ज्यादा कम लग गया ना तो मतलब इंपल्सिव फोर्स हावी रहेगा, अगर टाइम आपने बढ़ा दिया तो इंपल्सिव फोर्स कम हो जाएगा, इंपल्सिव फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ठीक है। दूसरी बात डायमेंशनल फॉर्मूला, ये आपको बताया था MLT-1, ठीक है, ये ध्यान रहे आपका। और आपको पता है क्रिकेटर है जो, वो आपके लोअर हैंड क्यों करता है व्हाइल कैचिंग द बॉल फॉर एग्जांपल। तो आप यहाँ पर भी देखोगे भाई, एक क्रिकेटर है जो आपके लोअर हैंड क्यों करता है। लोअर हैंड करने का उसका कारण यही है कि उसको क्या मिलेगा भाई, फोर्स कम लगेगा, उसको फोर्स कम लगेगा तो इंजरी हाथों में कम होगी। अगर यहाँ पर देखोगे तो इसमें भी आप इम्पल्स का यूज करने वाले हो। देखो यहाँ पर भाई शॉक ना लगे, हाथों में दर्द ना हो, इंजरी ना हो, इसीलिए वो क्या करता है, लोअर हैंड करता है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में। किसके बारे में, न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मत समझना कि एक्शन रिएक्शन ही न्यूटन है, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि भाई एक्शन रिएक्शन किसका एक्शन रिएक्शन होगा, सारी बातें करेंगे, जैसे कि आज इंपल्स के बारे में बात की है। जो भी बच्चे क्लास में जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही जुड़ते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि सभी बच्चे जुड़ सकें और सभी को लाभ हो सके। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से सभी जुड़े हुए बच्चों का क्लास के अंदर बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू।